देखो आज का टॉपिक है हम लोग का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन फिगर। ये पूरा एक डिस्क टाइप का है और इस डिस्क में से ये वाला हिस्सा जो है काट के निकाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम घर पे अगर कभी रोटी बनाने का ट्राई किया होगा, रोटी छोड़ो पूड़ी बनाने का ट्राई किया होगा और पूरा गोल तो होता नहीं होगा तुमसे, तो एक कटोरा लेकर के उसके ऊपर ऐसे रख देते हो, फिर बीच से जो पार्ट निकलता वही है। समझ गया ना? तो उस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे तुम देखो इसको कैसे बनाएगा। कौन कौन बना लिया इसको? वेरी गुड। देखो अभी कैसे बनेगा। इसको तुमको दो पार्ट में देखना है। एक तो बिना निकाला हुआ पार्ट, कुछ निकाले नहीं तो पूरा डिस्क है। तो पहले तो ये पूरा डिस्क था, पूरा डिस्क था ऐसे। अब इस पूरा डिस्क का सेंटर बताओ तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। क्या हम इसका कोऑर्डिनेट को 0,0 मान सकते हैं? ओरिजिन मान सकते हैं ना इसको? ठीक है। मास इसका कितना m है और रेडियस इसका कितना है r है। अब इसमें से कुछ पार्ट काट के निकाल देना है, तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे एक छोटा सा पार्ट जिसका पूरी बनेगा, है ना? तो इसका तुम बताओ तो सेंटर कहाँ होगा? a/2,0 पे होगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस a है ना, तो यहाँ 0 से लेके कितना जाना पड़ेगा कि सेंटर पे आ जाएंगे? a/2 जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका सेंटर हो जाएगा a/2,0। मास कितना होगा? मास कितना होगा? m/4। इसका मास m है ना, तो इसका मास होगा m/4। कैसे? यूनिटरी मेथड लगाओ। यूनिटरी मेथड में तुमको बताए थे हम कि टोटल मास m है और टोटल एरिया πr² है, इनटू इसका एरिया कितना है? πr/2 का होल स्क्वायर। वही a लिखा है, हम r लिख रहे, क्या दिक्कत है? तो πr² कट जाएगा और m/4 बचेगा ना। तो इस जो पार्ट का कटा हुआ पार्ट का मास कितना हो जाएगा? m/4 और रेडियस कितना हो जाएगा? a/2 या r/2 जो लिखना है। समझ में आया? r/2 नहीं दिया हुआ, a दिया हुआ है तो a ही लिख दे रहे हैं, फिर तुम हल्ला करेगा। r कहां से आ गया? कितना है ये? a/2। इसका रेडियस कितना है? a। चलो इतना समझ आ गया ना तुमको? इतना तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में इसका होगा या y में भी होगा? x में होगा। क्यों? क्योंकि जो x वाला लाइन है ना, उसके ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो कहाँ लाई करेगा? x में लाई करेगा। तो x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुम? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू कितना? कैपिटल M, कोऑर्डिनेट कितना? 0। माइनस करेगा या प्लस करेगा? माइनस। यहाँ प्लस फॉर्मूला है लेकिन क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि काट के हटा रहे। तो माइनस, मास कितना हो गया? m/4 और सेंटर कहाँ हो गया? a/2 डिवाइडेड बाई m माइनस m/4। इतना तक समझ में आ गया ना? अब इसको सॉल्व कर दो। तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, उधर तो 0 हो गया, उधर आ जाएगा माइनस ma/8, ma/8 और नीचे क्या आएगा? 3m/4। 4 से 2 बार में कटेगा तो यहाँ से m से m भी कट जाएगा, तो क्या बच रहा है? माइनस a/, ये 3 और ये 2 कितना हो गया? 6। तो माइनस a/6 मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर कितना? माइनस a/6, 0। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया ना? तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बना देना, और इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और बनाते हैं हम लोग इतना आसानी से। समझ गए? तो ऐसा मत सोचना कि चैप्टर का नाम रोटेशन है तो उसमें सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, उसी में है। तुम एनसीईआरटी में जाके देखो, तुमको दिखेगा रोटेशनल मोशन के अंदर ही सेंटर ऑफ मास भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो खुश हो जाना और तुरंत बना देना। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3, the smaller coming to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. बहुत आसान तरीका बताएंगे, देखो।
सबसे पहले डायग्राम बनाओ तुम यहाँ पे। प्रोजेक्टाइल को कितना डिग्री पे फेंका गया है? 37। कितना स्पीड से? 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 37 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया गया। ये यहां जाके गिरा गया। थोड़ा देर के लिए ऐसा मान लो कि अगर ये ब्रेक नहीं होता तो कहां गिरता? अगर ये ब्रेक नहीं होता तो गिरता R बराबर u² sin 2 थीटा बाई जी पे। नहीं ब्रेक होता तो कहां गिरता? R पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता? R,0 यही गिरता ना। ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। कहां ब्रेक हुआ? यहां पे। कितना पार्ट में ब्रेक हुआ? एक का मास कितना है? m, और दूसरे का मास कितना है? 3m। ये m और 3m लिए ताकि रेशियो 1/3 हो। अरे तुमको कुछ और लेना ले लो ना, बट m और 3m का रेशियो कितना होगा? सही है। यहां पे दो पार्ट में ब्रेक हुआ। m क्या हो चुका? रेस्ट पे। m क्या हो गया? रुक गया। क्वेश्चन में बोला ऐसा, m क्या हुआ? रुक गया। तो जब रुक जाएगा तो कहां गिरेगा? सीधे धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो क्या बीचों बीच गिरेगा m? तो यहां m गिरेगा, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? इतना समझ में आया? अगर m यहां गिरा तो 3m का गिरने का चांस बता सकते हो क्या? इधर उधर, कहां? आगे। कैसे तुक्का मारा ये आगे? रीजन दो, नहीं तो हम क्यों मानेंगे? हैवी है इसीलिए आगे। हैवी रहता और पहले गिर जाना चाहिए। देखो एक्चुअल में तुमको ऐसा जो सोचना वो तुम सोच ही नहीं रहा। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो जो हम बोल रहे सोचो पहले कि नहीं अगर टूटता तो कहां गिरता? R पे। ठीक, तो R पे सेंटर ऑफ मास तो अभी भी वहीं गिरेगा ना। जब टूटा तो एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या? ब्रेक होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, वो इंटरनल रीजन से ब्रेक होता है। किससे ब्रेक होता है? तुम एक गुब्बारा ले लो, उसमें हवा मत भरो और उसको फोड़ो, कोई मतलब बनता है इस बात का? हवा भरने के बाद फूटेगा ना वो। तो हवा जब उसमें भरा हुआ है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से फट जाएगा। ऐसे ही होता है ना। कोई चीज अगर एक्सप्लोड किया तो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस जिम्मेदार है क्या? कौन जिम्मेदार है? तो पहले बॉडी कहां गिर रहा था? R,0 पे। तो जब फूट जाएगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास जो चल रहा था वो तो उसी पाथ में चलता रहेगा ना। कौन सा उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहां गिरेगा? जहां पहले गिरता। तो पहले बॉडी जहां गिरता वहीं सेंटर गिरता, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास कहां गिरेगा? R,0 पे। तो ये है सेंटर ऑफ मास किसका? m का और 3m का। तो अगर m यहां गिरा है तो 3m को तो इसके आगे यहां गिरना पड़ेगा ना, तब जाकर के बीच में सेंटर ऑफ मास कहीं रहेगा। मान लो इसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, कितना है? इतना समझ में आया तो बताओ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें तुमको ऐसा सोचना है कि ये पार्टिकल बड़ा सा पार्टिकल था, 4m मास का था, नहीं फूटता तो यहां जाके गिरता, फूट गया तो एक इधर गिरा तो अगला उधर गिरेगा, ताकि सेंटर अभी भी वहीं बना रहे जहां पहले था। सेंटर ऑफ मास का पाथ कैसे चेंज हो जाएगा? समझ आ रहा है? ये सोचना पड़ेगा इसमें। अब तुम इतना सोच लिया तो इसके आगे तो तुम ये कर ही सकता है क्या? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई कितना है? x सेंटर ऑफ मास कहां पे है? R,0। तो R m कितना था? m था। m1 कितना था? m था। x1 कहां गिरा? R/2 पे, R/2 पे, प्लस 3m कहां गिरा? x पे, डिवाइडेड बाई m प्लस 3m। तो r का वैल्यू निकालना कंपलसरी हो गया है। तो u² बोलो कितना है? 100। 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते इसको। तो 2 sin 37 3/5, cos 37 4/5 डिवाइडेड बाई 10। 10 से 10 कट गया, 5 × 5 25,
अच्छा यू स्क्वायर था ना, तो 25 इंटू 4 क्या हो गया 100, तो 4 दूनी 8, 8 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 960, 960 मीटर का रेंज है। तो यहां रखो वैल्यूज को, तो रेंज कितना आ गया 960, एम कॉमन आगे नीचे से कट जाएगा, r/2 कितना होगा 480 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अब यहां से 3x बराबर तुम क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 960 इंटू 4 और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 480। यहां से क्या कॉमन आएगा 480 कॉमन आएगा, तो ये कितना बचेगा 8, 8 में से एक जाएगा कितना बचेगा 7, तो 480 इंटू 7 आएगा ये। और फिर यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 480 को 3 से काटो तो 16 48, 160 इंटू 7 कितना होगा 1120 मीटर। तो ऐसे करके तुमको बनाना था, और तुम देखा होगा कैलकुलेशन करने का तरीका भी तुमको इसमें हम बताएं। समझ आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1120, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन मेन जो पॉइंट था वो सोचना जरूरी था यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास पहले जहां गिरता अभी भी वहीं गिरेगा, तो m अगर इधर फॉल हुआ है तो 3m इधर फॉल होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट r/2 है, इसका r है, तो इसका आराम से इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्वेश्चन है कि 2 spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equals to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before collision. ट्राई करो। तुम पहले ऐसा सोचो कि दोनों बॉडीज टकरा गया, एंड रिजल्ट सोचो पहले। एंड रिजल्ट क्या होगा, दोनों बॉडीज टकरा जाएगा। शुरुआत में कितना दूरी था दोनों के सेंटर के बीच का, इसका मास कितना था जी m, और इसके सेंटर से दूसरा वाला बॉडी जो था वो कितना दूर था 12, तो ये वाला दूरी कितना होगा, ये वाला 9 होगा, ये तो 9 होगा ना। अरे ये रेडियस r है, ये कितना है 2r, तो 12 में से 3r गया तो कितना बचा। ये साफ साफ दिख रहा तुमको, या इसके लिए तुमको कोई दैविक शक्ति चाहिए जिसके बाद तुम ये देख पाओ, ये तो साफ साफ दिख रहा ना। ठीक है, अब जब ये दोनों टकरा जाएगा, जब दोनों टकरा जाएगा तब इनके सेंटर्स के बीच का दूरी कितना रहेगा 3r ही रहेगा, इधर से r और इधर से 2r। मतलब एक्चुअल में दोनों मिल करके कितना दूरी कवर किया है, जो गैप था वही कवर हुआ ना। अरे तोड़ फोड़ थोड़ी हो रहा है, बस जा करके क्या टकराना है। तो टकराने के लिए दोनों को कितना दूरी चलना पड़ेगा 9r चलना पड़ेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो x चला, यहां से कितना चला x, ठीक, और जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है वो कितना चलेगा 9r माइनस x, क्योंकि टोटल इसको 9r चलना है तभी तो टकराएगा। तो तुम बताओ कि चेंज इन पोजीशन ऑफ छोटा ब्लॉक क्या हम x कह सकते हैं, कह सकते हैं। चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बड़ा ब्लॉक कितना बोलेंगे, नहीं, अरे हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना, तो ये x चलेगा तो वो कितना चलेगा 9r माइनस x, लेकिन उल्टे दिशा में। इतना समझ में आया। अब एक फॉर्मूला होता है जो तुमको पता होगा, 100% पता होगा, कि डेल्टा एक्स COM इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस डिवाइडेड बाई, कहीं देखा ये फॉर्मूला? बोलेगा नहीं हम डेल्टा के साथ नहीं देखे, हम बस x के साथ देखे। अरे भाई तो उसी को चेंज के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो बताओ ये जो कोलिजन हो रहा है इसमें कौन सा फोर्स जिम्मेदार है दोनों को एक दूसरे की तरफ लाने के लिए,
ग्रेविटेशनल फोर्स वो इंटरनल फोर्स होगा दोनों के बीच का या एक्सटर्नल? तो इंटरनल फोर्स की वजह से जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होगा क्या? तो डेल्टा एक्सियम जीरो होगा ना। तो डेल्टा एक्सियम क्या हो गया? जीरो। m1 m है, डेल्टा x1 कितना चला था? x प्लस m2 5m था ना, और ये कितना चला था? x माइनस 9r लिख दे क्या? अरे अंदर ले लो ना माइनस। तो x माइनस 9r डिवाइडेड बाई कितना होगा? 5m प्लस m 6m, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 6m जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो mx इक्वल टू क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? अरे ये अपने ही जगह पे है, इसको उधर भेज दिए तो नेगेटिव वापस बाहर आ गया ना और पॉजिटिव हो गया। ये कैलकुलेशन में झमेला मत करो यार, इतना तक क्लियर है? ठीक, क्या m से m कट जाएगा? हाँ बोलो, कैलकुलेशन करना है क्या? तो x इक्वल टू क्या हो गया? 9 पचे 45 माइनस 5x, तो 5x उधर चला गया तो 6x, तो x बराबर 45/6r होगा क्या? 45/6 मतलब कि 15/2, 15/2 कितना? 7.5r। तो इसको चलना पड़ेगा कितना? 7.5, और इसको कितना? 1.5r। अरे 7.5 और 1.5 9 हुआ ना, समझ आ गया ना? तो इस क्वेश्चन को तुम बताओ कि किस तरह से तुम सोच रहे हो कि ये हम लोग से नहीं बनेगा, या फिर ये हम लोग को नहीं पता है। क्यों नहीं बनेगा? बनना चाहिए ना, बनेगा ना, लेकिन वही है कि थोड़ा सा तरीका पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, बट मेथड पता रहेगा तो आराम से बन जाएगा। मेथड क्या था कि सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट होगा ही नहीं, तो जब सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट नहीं हो तो उस टाइम तुमको ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। जब ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए तो तुमको आप अपने आप दिखने लगेगा कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 पता होना चाहिए, ये कितना चलेगा वो कितना चलेगा, उसके बाद ऐसे सोचना पड़ता है। समझ आ गया? अगला सवाल जल्दी लिखो इसको। अगला सवाल है कि थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक रिंग है, इस तरह से एक रिंग है, और ये जो रिंग है इसका एक्सिस ऐसे होगा, ऐसे घूम रहा है। कितना से घूम रहा है? ओमेगा। दो ऑब्जेक्ट लेके आए m और m, छोटा मास, और ला करके कहाँ रख दिए? एंड टू एंड डायमीटर पे। तो कुछ फर्क पड़ेगा ओमेगा पे या नहीं? तो वही बताना है कि फाइनली इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से चेंज होकर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? रिंग ऐसे घूमा, एक्सिस ऐसे, कितना से घूम रहा था? ओमेगा से। एक छोटा मास लाके डायमीटर पे लगा दिए, तो क्या बढ़ गया? अरे पहले मास कितना था? कैपिटल M, अब कितना हो गया? कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m। तो मास का चेंज हो गया। तुमको पता है कि मास चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा? नहीं पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया तो तुमको ये सोचना चाहिए कि आई ओमेगा कांस्टेंट होता है किसमें? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे तुम पढ़ा होगा, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है? तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो क्या कंजर्व होगा? तो आई ओमेगा को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और उसको कांस्टेंट करना है, इनिशियल और फाइनल दोनों निकाल के इक्वेट करना, ओमेगा निकल जाएगा। जल्दी ट्राई करो। सबसे पहले ये बताओ कि रिंग का रेडियस कितना दिया हुआ? r, और मास कितना? m। घूम इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रहा था, कितना से? ओमेगा। तो इसका जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? हो गया। और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? आई ओमेगा, है ना? तो आई ओमेगा तो हमको पता चल गया कि mr स्क्वायर ओमेगा दिया हुआ है। अब फाइनल कंडीशन के बारे में सोचो। फाइनल कंडीशन में इसी रिंग को लेना है, लेकिन यहां पर तुमको एक चीज ये नोटिस करना है कि पहले इस रिंग का मास कैपिटल M था, लेकिन अब कितना हो जाएगा?
क्योंकि वहां पे बोला था कि दो छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को डायमीटर पे लगा देना है, रेडियस तो वही रहेगा ना। तो अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली कितना हो जाएगा? रिंग का तो वही रहेगा जितना था, कितना, mr²। छोटा सा पार्टिकल सेंटर से कितना दूर है? r दूर है, mr²। छोटा सा पार्टिकल सेंटर से कितना दूर है? तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, mr² होता है, याद रखना पड़ेगा ये सब। तो कितना आ जाएगा बोलो? mr² प्लस 2mr²। तो ओमेगा फाइनल हमको नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे? एल फाइनल जो हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं? m प्लस 2m का r² कॉमन है इंटू ओमेगा फाइनल। तो ये वाला वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? इनिशियल के। इक्वेट कर दो बस, हो जाएगा। तो इक्वेट करो इसको। कहाँ लिखे? इधर लिखे ऊपर। क्या आया फाइनल? m प्लस 2m r² कॉमन था, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू ओमेगा फाइनल हमको नहीं पता, एल फाइनल लिख दिए। एल फाइनल को किसके इक्वल कर दिए? एल इनिशियल। तो एल इनिशियल क्या हो गया? m r² ओमेगा। क्या कट जाएगा? r² कट जाएगा, और कुछ कट रहा नहीं। तो फाइनली ओमेगा बराबर हमको दिख रहा है, फाइनल ओमेगा बराबर हमको दिख रहा है, ये नीचे चला जाएगा। तो m ओमेगा डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। समझ आया क्या? बताओ कौन सा आंसर है? थर्ड ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया कैसे बनाना था? तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनेगा। A ladder of mass m and length l is supported in equilibrium against a smooth vertical wall and a rough horizontal surface. If theta be the angle of inclination of the rod with the horizontal, then normal reaction of the wall on the ladder. यहाँ पे जो दीवार है वो स्मूथ है और जो जमीन है वो रफ है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? जमीन पे लगेगा। अगर दोनों जगह स्मूथ होता तो इधर और इधर दोनों जगह रुकता ही नहीं। अरे लैडर रुकता ही नहीं वो, तो ये वाला रफ है तो ये इसको रोक पाएगा, है ना। अब नॉर्मल यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा। तुमको कौन सा नॉर्मल पूछ रहा है? वॉल वाला। कितना होगा नॉर्मल ये बताना है। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसके बाद देखते हैं। देखो सबसे पहले ये जो लैडर है, इस लैडर का देखो ये लैडर है ना, जमीन कहाँ है? यहाँ, और दीवार कहाँ है? यहाँ। जमीन से नॉर्मल ऐसे लगेगा, मान लो n1 है, दीवार से नॉर्मल ऐसे लगेगा, मान लो n2 है। ये किधर स्लाइड करना चाहेगा लैडर? इधर। तो कैसे रोकेगा फ्रिक्शन? पीछे लग के, इधर लग के रोक दिया। अब यहाँ पे एक चीज और, इसका वेट कहाँ लगेगा? सेंटर पे। कितना? mg। और कोई फोर्स का अंदाजा तुमको लग रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। ये एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। एक बात बताओ कि हम यहाँ पर अगर n का वैल्यू, n2 का वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या हमको n1 और f से कोई लेना देना है? नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे कर देते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब तुम बोलोगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? तो अभी हम तुमको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिए थे, अब समझ गया क्या कहना चाह रहे थे हम? कि अच्छा कुक बनने के लिए क्या जानकारी होना जरूरी है? इंग्रेडिएंट्स के बारे में। मेथड तो बाद में आता है, खाना बनाना तो बाद में है ना भाई, विधि तो बाद में लगेगा ना। पहले तुमको किस में अंतर पता होना चाहिए कि जीरा पाउडर क्या है और धनिया पाउडर क्या है, ठीक है, सोडा क्या है और नमक क्या है। तो यहाँ पे तुमको पहले से क्या जानकारी होना चाहिए कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें कि नेट टॉर्क जीरो हो। टॉर्क नेट जीरो हम किस पॉइंट के अबाउट करेंगे? या तो इस पॉइंट के अबाउट, या इस पॉइंट के अबाउट, या इस पॉइंट के अबाउट। किस पॉइंट के अबाउट? गलत हो जाएगा। अगर हम सेंटर के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम कर देंगे तो क्या होगा पता है? इन दोनों का भी टॉर्क लिखना पड़ जाएगा, और इन दोनों का वैल्यू हमको जानने में कोई मतलब ही नहीं है। तो हम इसके अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे। एक्चुअल में जब तुम्हारा नेट फोर्स जीरो होता है ना,
तब तुम किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लो, सेम आएगा। समझ में आया? जैसे यहाँ देखो N1 किसके बराबर है, mg के, F किसके बराबर है, N2 के, तो नेट फोर्स 0 है। अब हमको क्या 0 करना है, नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क हम इसके अबाउट भी 0 लिख सकते हैं, इसके अबाउट भी लिख सकते हैं, इसके अबाउट भी लिख सकते हैं, तीनों पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क सेम आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, किसके अबाउट हम लिखे, इसके अबाउट टॉर्क लिखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये दोनों फोर्स उसी एक्सिस से जा रहा, तो वो टॉर्क लगा ही नहीं पाएगा और हमको उससे कोई मतलब भी नहीं था। समझ आ रहा बात? जैसे रास्ते में कहीं जा रहे हो और कोई ऐसा आदमी दिखे जिससे तुमको कोई मतलब नहीं है, तो तुम कैसा एक्टिंग करते हो, देखे नहीं हम, एक्चुअल में मतलब ऐसा 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 करते हैं कि हम मतलब हम देखे नहीं कि तुम उधर से आ रहे हो। अब तुम बोलो कि नहीं सर हम तो ऐसा नहीं करते हैं, जैसे उधर से कोई आ रहा है, तुम इधर से जा रहे हो, तुम उसको देख चुके हो, ठीक है, तुम चाहो तो उससे हाय हेलो कर सकते हो, लेकिन तुमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो तुम ऐसा एक्टिंग करता है कि नहीं, उतना भी नहीं, देखे ही नहीं हम। तो यहाँ पे तुमको क्या एक्टिंग करना है कि हमको टॉर्क किसके अबाउट लेना है, इसके अबाउट। क्यों लेना है इसके अबाउट, क्योंकि ये दोनों फोर्स इसी से पास हो जाएगा, तो नेट टॉर्क दे ही नहीं पाएगा, r0 ले लेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो टॉर्क कैसे देगा। ठीक, कौन बचा, mg किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और n2 किधर घुमाएगा, अगर दोनों का टॉर्क सेम ना हो तो रुक पाएगा क्या। तो बताओ n2 कितना दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। n कैसे लग रहा है, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना जी, तो ये l साइन थीटा है। अब ये मत बोलना कैसे l साइन थीटा, ट्रिगोनोमेट्री है भाई, ये l है, ये l कॉस थीटा और ये l साइन थीटा, तो ये कितना है l साइन थीटा। दूसरा टॉर्क कौन दे रहा है, mg कितना दूर है, परपेंडिकुलर दूरी कितना है इसका, ये l/2 है, तो इसका बेस l/2 कॉस थीटा, तो दोनों का टॉर्क बराबर कर दो, टॉर्क ड्यू टू n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l साइन थीटा और mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, ठीक है। अरे बेस आएगा ना इसका, l/2 का बेस क्या होगा, l/2 cos थीटा। क्या कट रहा है, ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कटेगा क्या, नहीं ना, तो n2 आ गया कितना, mg cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, और उधर से क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम मैच करो तो कौन सा मैच हो रहा है, हाँ सेकेंड ऑप्शन आ गया ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा। सही आया क्या, हाँ सही है। क्लियर हो गया कैसे बनाना था, सिंपल क्वेश्चन था, बस क्या बैलेंस करना था, टॉर्क। टॉर्क बैलेंस नहीं कर सकते, कर सकते ना, तो ऐसे करके बनेगा ये। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, स्क्वायर प्लेट हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन दी प्लेन, अच्छा, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद वन ऑफ इट्स साइड्स, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ I विथ थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन बताना है एंगल के साथ। तो पहले तुम नोटिस करो कि एंगल कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, फिर हम बताते हैं। देखो क्वेश्चन में जो बोला है इसका आंसर तुम खुद देना, बस हम तुमको 2-3 डायग्राम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसको बनाने के लिए तुमको कौन सा सामग्री चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर तुमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आता है तो तुम समझ पाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, Ix प्लस Iy बराबर Iz, और x और y एक ही प्लेन में होना चाहिए, और ये केवल 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए लगेगा। देखो ए स्क्वायर प्लेट हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट, स्क्वायर प्लेट बना लो पहले, ठीक है। जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो बना लो, फिर हम 1-2 डायग्राम बताएंगे, फिर तुम आंसर देना। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है I नॉट है, लेकिन ये जो I नॉट है ये कौन सा एक्सिस के अबाउट है, लाइंग इन दी प्लेन, मतलब एक्सिस इसी में है,
ऐसे ऐसे कैसे भी करके इसी प्लेन में एक्सिस है। पास कहाँ से हो रहा है? सेंटर से। और कितना एंगल बना रहा है? एक साइड से थीटा। तो तुम एक ऐसा एक्सिस बनाओ, तो पहले एक ऐसा एक्सिस बनाओ। क्या ये प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं? बताओ, क्या ये प्लेन में लाई कर रहा है? यस और नो? कर रहा है। क्या ये इस साइड के साथ कुछ एंगल बना रहा है? क्या क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम हम बनाए? हाँ बनाए। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ठीक, ये समझ आ गया तुमको? चलो, अच्छा इसका वैल्यू तुम बता सकते हो क्या? अच्छा वो छोड़ो, तुम हमको इसका वैल्यू बताओ तो। अच्छा ये भी छोड़ो, तुम हमको इसका वैल्यू बताओ। अरे ml²/12। अब इसके आगे हम कहाँ जाएंगे? ये नहीं पता? रॉड का ऐसा नहीं होता है? अरे रॉड में ऐसे पढ़ा होगा ना, ऐसे वाला क्या होता है? ml²/12। तो अगर हम इसको I मान ले और इसको Ix मान ले, तो ये क्या होगा? IZ। ऐसे ही होता है ना? ये अगर IY है, ये IX है, तो ये क्या होगा? IZ। अब तुम बताओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से IZ कितना होगा? ml²/12 प्लस ml²/12 कितना? हाँ, तो ये हो जाएगा ml²/6। इतना क्लियर है? ये पता होना चाहिए था पहले से, नहीं पता तो बता दिए। ठीक है, अभी इसको मिटा रहे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो एक डायग्राम हम बना रहे हैं जिसमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता है कितना? अभी तो पता है। ठीक है, अब एक लाइन बनाओ, जो लाइन कुछ ऐसे रैंडमली ऐसे इससे पास हो रहा है, और दूसरा लाइन बनाओ जो इससे ऐसे पास हो रहा है। क्या दोनों परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। अगर हम इसको x बोल दें तो ये कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो IZ तुमको पता है और x और y दोनों सेम ही है, तो बताओ तो x कितना हुआ? ml²/12। y भी कितना हुआ? ml²/12। इतना समझ में आया? चलो अब इसी डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से तुमको बताते हैं और उस पर ज्यादा ध्यान देना। देखो एक लाइन ऐसे बना दो जो डायगोनल से पास हो रहा है, एक लाइन ऐसे बना दो जो दूसरा डायगोनल से पास हो रहा है। ध्यान से देखना, क्या दो डायगोनल स्क्वायर का 90 डिग्री पे काटता है? अगर हम इसको x मानेंगे तो इसको कितना लेना होगा? y। और z वाला तो तुम जानता है पहले से, z वाला कितना था? फॉर्मूला क्या था? IX प्लस IY बराबर IX IY दोनों सेम है, अरे दोनों डायगोनल ही तो है। और z कितना था? ml²/6। तो IX कितना आया? ml²/12। पहले एंगल इतना बनाए थे, अब वो डायग्राम देखो तो क्या सेम एंगल बना रहा है इसके साथ या अलग एंगल बना रहा है? सेम बनाता तो डायगोनल से पास होता ना। अरे पहले ऐसे पास हो रहा है उसमें, अब तो इधर ये लाइन पैरेलल हो जाएगा क्या? तो एंगल अलग हुआ ना। तो एंगल बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ बदला है? अभी भी तो उतना ही है एक्स का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा के साथ चेंज कहाँ हुआ? तो पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन सुनो, इसको मिटाए। पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी स्क्वायर प्लेट हो, ये कंक्लूजन ध्यान से सुनना, अगर कोई भी स्क्वायर प्लेट हो, ठीक है, और एक लाइन जो इसी प्लेन में है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा ml²/12 ही होगा। क्या था कंक्लूजन? कि अगर कोई लाइन इसी प्लेन में है और कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से, तो उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कितना होगा? ml²/12। चाहे एंगल तुम थोड़ा सा
बदल दो, चाहे तुम लाइन ऐसे बनाओ, चाहे तुम लाइन ऐसे बनाओ, इन सब के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो किसी भी साइड के साथ जो एंगल बन रहा है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कहाँ किया? इसलिए तो स्ट्रेट लाइन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना है उतना ही है, चाहे तुम थीटा आगे बढ़ाते रहो, चेंज करते रहो। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन था और ये इसका छोटा सा प्रॉपर्टी था, जिसको याद होगा वो तुरंत सी लगाएगा और निकल जाएगा। चलो ये एक और क्वेश्चन आ गया कि 400 केजी का बोट है और ये 6 मीटर लंबा है, ये तैर रहा है पानी में, पानी रुका हुआ है, मतलब तैर नहीं रहा, मतलब एक ही जगह रुका हुआ है पानी में, पानी के ऊपर ऐसे एक जगह पे है। पर्सन ऑफ मास 80 केजी, एक आदमी है जो 80 केजी का आदमी है और एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है बोट के। तो तुम बताओ कि बोट के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। तो वाटर में डूब के देखने से हमको बोट कितना मूव करता हुआ दिखेगा। क्वेश्चन क्लियर है? इसको हम ढंग से समझाएंगे, लेकिन तुम एक बार ट्राई कर लो पहले। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है जो हम बताएंगे तुमको, लेकिन पहले एक बार ट्राई कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे, पहले वो सुनो। मान लो नदी है और नदी में एक नाव है, इस तरह से एक नाव है। तुम ये बताओ कि इस नाव का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ होगा। और अगर एक आदमी इस एंड पे खड़ा है तो उस आदमी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये आदमी जो है चल करके आगे चला गया, तो जब ये आदमी चल करके यहां से वहां तक चला जाएगा तो बोट को पीछे आना पड़ेगा। तो बोट पीछे इसलिए आएगा, बोट देखो पीछे क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे था, तो बाद में भी दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए। बोट के पीछे आने से बोट का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, और मैन के यहाँ आने से मैन का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, तो दोनों का मिलाकर के सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंचेगा। और पहले भी दोनों का मिलाकर के सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं था ना, तो सेंटर ऑफ मास जहां था अभी भी वही है। मिटा दे इसको, यही इसमें लगाना है। तो मान लो आदमी का मास कितना है? 80, और बोट का मास कितना है? 400। अगर बोट x पीछे चला गया तो आदमी कितना आगे गया? 6 माइनस एक्स। अरे 6 माइनस एक्स। मान लो कि तुम आगे जा रहे हो और ये प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, जितना स्पीड से तुम आगे जा रहा हो उतना ही स्पीड से ये प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। तुम कहीं जा रहे है? तुम कहाँ जा रहे है? तुम कहीं नहीं जा रहे। आ रहा बस समझ में? तो उसी तरह से जैसे ये मैन है, मैन यहां से यहां, अगर बोट रुका रहता तो 6 मीटर चलता, लेकिन बोट भी तो पीछे गया x, तो एक्चुअल में 6 कहां चला? वो 6 से कम चलेगा ना। कितना चलेगा? 6 माइनस एक्स। तो एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम तुमको बताए थे, डेल्टा वाला। डेल्टा एक्स COM इज इक्वल टू M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये बताओ डेल्टा एक्स COM कितना है? 0। M1 कितना है? 80। कितना चला? 6 माइनस एक्स। प्लस M2 कितना है? 400। कितना चला? उल्टा चला, माइनस एक्स लिखना। 80 प्लस 400 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये सब आता है ना? ठीक, आता ही होगा। जेई नीट में तैयारी करेगा तो इतना तो आता ही होगा। तो बताओ उधर का 400 माइनस एक्स इधर आके क्या हो गया? 400x इज इक्वल टू 8 6 48, है ना? सही लिख रहे हैं ना? माइनस 80x, ये इधर आ जाएगा। तो 1 मीटर आ रहा है क्या? 1 मीटर किधर? हाँ, मैन जिधर जाएगा उसका ऑपोजिट में 1 मीटर। समझ आ गया क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे लगता है। पहले बता चुके हम, जब हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। हाँ, वो बात अलग है कि तुम एड़ी पे चलता है तो फिर अलग बात है। अरे एड़ी पे चलता है क्या? किस पे चलते हैं हम लोग?
ये तलवा होता है ना, ये है, इस पे चलते हैं ना, तो ग्राउंड को हम लोग कैसे पुश करते हैं, ऐसे, तो स्लाइडिंग का टेंडेंसी किधर बनता है, इधर, तो फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे। ये आदमी जब चल रहा था नाव के ऊपर, तो आदमी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा था, आगे, और वही फ्रिक्शन नाव पे इक्वल एंड ऑपोजिट पीछे लगेगा, तो आदमी के रेस्पेक्ट में नाव को पीछे ले जाएगा, और आदमी किधर जाएगा, आगे। क्लियर हुआ? ये यहां पे लग रहा है कॉन्सेप्ट। दो चीज हम तुमको बताए, क्योंकि तुम सोच रहे होगे ना कि सर जब कोई फोर्स है ही नहीं तो फिर आगे पीछे कैसे हो रहा है। दोनों के बीच में फोर्स है, तो सिस्टम के अंदर का फोर्स है वो, बाहर का नहीं है। इसीलिए जो डेल्टा एक्स COM था उसको हम क्या रखे हैं, 0। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ ही नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में तुम ऐसा सोचो कि ये ब्लॉक पहले चल रहा था, फिर जाकर के O से टकराएगा, तो जब ये टकराने वाला है तो उससे पहले ये केवल चल रहा है या घूम रहा है, तो चलते हुए में जब तुमको एंगुलर मोमेंटम निकालना रहेगा तो तुम MVR परपेंडिकुलर लगाना। क्या लगाना, MVR परपेंडिकुलर। तो बिफोर वाला कंडीशन में क्या लगाएंगे, MVR परपेंडिकुलर, समझ गए? MVR परपेंडिकुलर हमको यहां लगाना है। अब एक बात बताओ कि यहां पर जो बॉडी है ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करने जा रहा है, इसके अबाउट। तो तुम ये देखो कि टकराने से पहले इसका सेंटर कितना दूर है इससे, परपेंडिकुलर दूरी a/2। सेंटर कौन है, ये है ना, इसका लाइन ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर दूरी यही होगा ना एक्सिस से, तो इसका आ जाएगा MVR परपेंडिकुलर, MVR परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ यहां तक, समझ आया? ठीक। अब टकराया, कहां पे टकराया, O पे। तो O पे जब टकराया है तो ये बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। एक्सिस ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, और यहां पर सेंटर ऑफ मास है, और ये वाला हम तुमको अभी बताए थे कितना, ma²/6। अरे एक स्क्वायर प्लेट का जेड एक्सिस के अबाउट ma²/6 ही होता है ना। ठीक है, अब यहां से दूरी बता सकते हो क्या, डायगोनल का आधा कितना होगा, a/√2। तो डायगोनल का आधा हो गया a/√2। तो I अबाउट O आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ICOM प्लस MD²। कितना होगा ICOM, कितना, ma²/6, और d² कितना हो जाएगा, ma²/2। एलसीएम लो तो 6 होगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4 ma²/6। 4 ma²/6 को कितना लिख सकते हैं, 2 ma²/3। तो अब जब टकराया उसके बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो तो MVR परपेंडिकुलर लिखोगे या I ओमेगा लिखोगे, टकराने के बाद चलेगा या घूमेगा, तो I ओमेगा लिखो ना, I अबाउट O इंटू ओमेगा। कितना है I0, 2 ma²/3 इंटू ओमेगा। दोनों इक्वेट करो, क्योंकि L इनिशियल L फाइनल इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बोलो 2 ma²/3 इंटू ओमेगा बराबर क्या होगा, बोलो mv इंटू a/2। a से a कटा, m से m कटेगा ना, हाँ सेम ही तो। और क्या कट रहा है, बस ना। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, ये 3 इधर चला गया 3v, ये 2 नीचे आ गया, a नीचे आ गया, तो 3v/4a। क्या आंसर आ जाएगा, 3v/4a। बोलो क्लियर हुआ? आसान है कि नहीं? बस ये सोचो कि तुमको निकालना क्या था, यहाँ पे तुमको निकालना था I का वैल्यू। I का वैल्यू निकाल लेगा तो MVR बराबर I ओमेगा तो करना था तुमको, तो I का वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। बस बाद बाकी MVR इक्वल टू I ओमेगा करो और आंसर पाओ। यही ऑफर है इस क्वेश्चन का, ठीक है? लिख लो आज का क्लास यहीं तक।